प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है? इट इज ए ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस व्हिच आर प्लेन। पहले हमने पढ़ा था रिफ्रैक्टिंग सरफेस कैसे थे, स्फीरिकल इन नेचर थे लेंस के केस में, यहाँ पे प्लेन होंगे लाइक दिस। ये जैसे सरफेस है तो ये प्लेन है, और ये सरफेसेस एक दूसरे से कुछ एंगल के ऊपर इंक्लाइंड होते हैं। लोअर क्लासेस में आपने पहले देखा भी होगा प्रिज्म कुछ इस तरीके से, थ्री एंगल्स होते हैं यहाँ पे इस टाइप से, जैसे यहाँ पे बना रखा है सेम टाइप का डिजाइन है। ये मैं इस तरीके से देख सकते हैं प्रिज्म को, अगर देखें तो पीछे के क्योंकि फेस यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे तो इस टाइप का दिखाई देता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे रिफ्रैक्टिंग एज। देखो इस अगर प्रिज्म की बात करें तो इसके दो सरफेस बनते हैं। एक सरफेस तो ये है जिसकी हम बात कर रहे हैं, दूसरा सरफेस इसके पीछे है। जैसे एक सरफेस ये है और दूसरा सरफेस ये है, तो ये दोनों सरफेस एक दूसरे के साथ कुछ एंगल के ऊपर इंक्लाइंड होते हैं। तो जिस एंगल के ऊपर जहां से ये इंक्लाइंड होंगे, जैसे ये यहाँ पे मिलते हैं दोनों सरफेसेस, तो इस एज को, जो ये एज हमारा होगा, इस एज को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिंग एज। जिसके ऊपर दो फेसेस, कौन से? रिफ्रैक्टिंग फेसेस मिलते हैं, वो हमारा हो जाएगा रिफ्रैक्टिंग एज। दूसरा है यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है? जो दो फेसेस जिस एंगल के ऊपर एक दूसरे के साथ मिलते हैं, उनके बीच में जो एंगल बनता है रिफ्रैक्टिंग फेसेस के बीच में, वो एंगल होता है हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल ए से। सो दिस इज नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म। नेक्स्ट है यहाँ पे रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म। अब यहाँ पे प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन किस तरीके से करा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह वो सारी चीजें देखेंगे। फॉर दैट लेट अस कंसीडर दिस इज ए प्रिज्म विद प्रिज्म एंगल ए। से दिस इज द एंगल ऑफ प्रिज्म एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। A ray of light enters from here, let's say K and L. This is the incident ray. This makes an angle I, क्योंकि इंसिडेंस एंगल होगा। ये इसके ऊपर नॉर्मल है, इस नॉर्मल को मैं नॉर्मल 1 कह देता हूं, जो इस फेस के ऊपर यहाँ पे नॉर्मल बना हुआ है। अब क्योंकि रे यहाँ पे रेयर से डेंसर मीडियम के अंदर जा रही है, तो यहाँ पे इसका होगा रिफ्रैक्शन, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज दिस एंड दिस इज से R1। R1 इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट दिस फेस। अब क्या होगा? ये रे इस मीडियम के अंदर सेम पाथ को फॉलो करेगी, क्योंकि यहाँ पे मीडियम चेंज नहीं हो रहा, इट विल मूव इन स्ट्रेट लाइन पाथ। अगेन देयर इज अनदर नॉर्मल and 2 on the second face at which once more a refraction will occur। तो यहाँ पे जैसे ही रिफ्रैक्शन होगा तो यहाँ पे इसके लिए जो एंगल बनेगा वो एंगल ये बनेगा, और दैट एंगल इज से R2, क्योंकि इसके लिए नया एंगल ऑफ इंसिडेंस R2 हो जाएगा। और यहाँ पे जब ये बाहर आएगी तो ये एंगल बनेगा एंड दिस एंगल इज से E। E इज द एंगल ऑफ इमर्जेंस, जिस एंगल के साथ रे बाहर आती है। तो K से L तक, L से M मान लेते हैं हम, ये रही प्रिज्म के अंदर, और M से फिर ये बाहर आ जाती है MN रे, दैट इज इमर्जिंग रे, जो बाहर निकल रही है इसके अंदर से वो। नाउ अब हमने यहाँ पे एक प्रिज्म लगा दिया और प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया हमारे पास था म्यू। तो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मटेरियल को जब बीच में लगाया तो हुआ क्या? जो रे यहां से सीधी जानी चाहिए थी इस तरीके से, वो कुछ एंगल पे डेविएट हो गई, यानी कि जानी तो चाहिए थी वो यूं और जा रही है कुछ इस तरीके से। किसका असर हुआ? ये प्रिज्म का। और ये जिस एंगल से डेविएट हुई है उस एंगल को कहते हैं हम एंगल ऑफ डेविएशन, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा। सो दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन, जिस एंगल से ये रे डेविएट हुई है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डेल्टा। अब डेल्टा की वैल्यू निकाले कैसे? तो देखो यहाँ पे इसको हम कह देते हैं, मान लिया Q, और इसको मैं पॉइंट बना देता हूं से P। तो P पॉइंट के ऊपर यहाँ पे डेविएशन हुआ है। अब देखा जाए हमारे पास ये एंगल तो है बट ये एंगल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जो डेल्टा की वैल्यू है दैट कैन बी फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ एंगल PLM और फ्रॉम द एंगल PML। इन एंगल से मिल सकती है। वी हैव द वैल्यूज ऑफ R1 R2 I बट नॉट ऑफ दिस। तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? इस एंगल की बात करें तो ये हमारे पास आ जाएगा I माइनस R1 and this angle will be equal to E minus R2। Is it okay? तो यहां पे ये वाला एंगल आया I माइनस R1 और ये कितना हो गया? E माइनस R2। सो एंगल यहां पे इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग देखें, फ्रॉम ट्राइंगल
PLM, that is delta sum of interior angle is equal to exterior angle. इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं इसमें? I minus R1 and the second angle is plus E minus R2. अब यहां से इसको रीएडजस्ट करते हैं, वी गेट दैट इज I plus E and minus R1 plus R2. तो ये आ गया हमारे पास वैल्यू ऑफ डेल्टा. दिस इज से इक्वेशन नंबर 1. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ R1, R2, I एंड E. ये सारी वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. अब देखो, फ्रॉम ट्राइंगल LMQ, फ्रॉम ट्राइंगल LMQ इसके तीन कोण हैं, R1, R2 और Q. दैट इज R1, R2 प्लस Q दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, ये हमें पता है. तो यहां से एक तो इक्वेशन आ गई ये, से दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नाउ अगेन फ्रॉम दिस क्वाड्रिलेटरल ALQM, फ्रॉम क्वाड्रिलेटरल ALQM, यहां से देखा जाए तो एंगल A प्लस एंगल L, एंगल A प्लस एंगल L प्लस एंगल Q प्लस एंगल M, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री. ये भी हमने पढ़ा हुआ है. अब यहां पे देखा जाए तो एंगल L एंड एंगल M आर ऑफ 90 डिग्री. 180 लिख सकते हैं हम इन दोनों को. तो इसका मतलब ये दोनों एंगल तो मिलके एंगल L और M तो 180 हो गए. इट मींस एंगल A प्लस एंगल Q प्लस 180 इज इक्वल टू 360. इसको सोल्व करेंगे तो वी गेट दैट एंगल A प्लस एंगल Q दैट इज इक्वल टू 180. तो अपने पास यहां पे एक इक्वेशन और आ गई. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. नाउ फ्रॉम 2 and 3, एक चीज तो हुई कि दोनों 180 डिग्री हैं यहां पे, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एंगल Q है, इट मींस एंगल A दैट इज इक्वल टू R1 प्लस R2. जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो इन दोनों, जितना भी रिफ्रैक्शन होता है उन दोनों के एंगल के इक्वल हो. तो हमारे पास वैल्यू ऑफ AI R1 प्लस R2. अब ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में. We get this delta that will be equal to I plus E, and at the place of R1 plus R2 we can put A minus A. So the delta deviation is this much. Now we have to find out the value of I and E according to the refractive index of the material. क्योंकि हमने प्रिज्म कंसीडर किया है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा. और जब भी हम ऑप्टिकल फिनोमिना जितने भी पहले पढ़े उन सब के अंदर क्या जरूरी है, म्यू की वैल्यू जरूरी है. दैट्स व्हाई यहां पे हम फिर से म्यू के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे. देन यहां पे लगाते हैं हमारा स्नेल्स लॉ. स्नेल्स लॉ क्या कहता है, दैट इज म्यू दैट इज इक्वल टू साइन I बाई साइन R1. दैट विल बी इक्वल टू, क्योंकि एंगल्स आर स्मॉल, आई कैन यूज I बाई R1, तो यहां पे I बाई R1 हो जाएगा. देन I विल बी इक्वल टू म्यू R1. अगेन यहां से सेकंड सरफेस के लिए लगाएं तो म्यू दैट विल बी इक्वल टू साइन. अब की बार देखो, यहां से रेट ऑफ लाइट तो इस तरफ से इस तरफ जा रही है, बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो म्यू है वो किसका है हमारे पास, इस मीडियम के लिए है. यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम के किसके लिए है, एयर टू ग्लास के लिए. सो हम भी यहां पे क्या लेंगे, एयर टू ग्लास लेंगे. एयर टू ग्लास के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले E दैट इज साइन E डिवाइडेड बाई साइन R2, that is angles are small, E by R2. This implies that this E that will be equal to mu R2. Using these values, दोनों values को इस equation में use कर लें, we get that is delta that will be equal to I की जगह पे हम पुट करेंगे mu R1 plus mu R2 and minus A. Now म्यू कॉमन ले लेते हैं, वी गेट R1 plus R2 minus A, and we know that R1 plus R2 is A. That's why यहाँ पे कितना आ जाएगा, we can use A, this mu into A minus A. इस तरीके से A कॉमन ले लेते हैं.
we get this delta is equal to mu minus 1 into A. So with the help of knowing the value of A and material of the prism, we can find out the deviation, angle of a deviation. क्योंकि किसी भी चीज के साथ हम काम करते हैं तो उसकी जो फिजिकल वैल्यूज में मेजर कर सकते हैं, लास्ट फार्मूला उसके अकॉर्डिंग बनना चाहिए, तो यहाँ पे ये हमारे पास आ जाता है प्रिज्म। नेक्स्ट डेरिवेशन ऑफ प्रिज्म फार्मूला। अभी अभी हमने किया था जो डेल्टा था दैट वाज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए वाज द एंगल ऑफ प्रिज्म। अब यहां से हमें निकालना डेरिवेशन उसके लिए। तो देखिए एट मिनिमम डेविएशन, एट ए मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन क्या है? हमने पढ़ा था कि जब प्रिज्म में से रे ऑफ लाइट पास होती है तो वो डेविएट हो जाती है, डेल्टा मिनिमम हो। डेल्टा मिनिमम कब होगा? यानी कि रे ऑफ लाइट जिस एंगल से एंटर करती है उसी एंगल से बाहर भी निकल जाए, इसका मतलब वहां पे कोई डेविएशन नहीं हुआ। तो इसका मतलब इन दैट कंडीशन जब डेल्टा की वैल्यू मिनिमम होगी, या डेल्टा एम हम कह दे, डेल्टा मिनिमम डेविएशन के लिए बात करें, इन दैट केस एंगल आई is equal to angle E, and angle I is equal to angle E होगा तो R1 will be equal to R2, ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। In that case हमने पढ़ा था R1 plus R2 that is equal to A। अब मैं यहाँ पे ये दोनों इक्वल हो रहे हैं और इन दोनों को मैं लिख देता हूं R से, that is equal to R, क्योंकि दोनों इक्वल तो ही गए। R1 लिख दो, R2 लिख दो, R लिख दो, कुछ भी लिख दो। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास, that is 2R, because this is R, तो कितना हो गया 2R, that is equal to A। this implies that this R is equal to A by 2। now एक चीज और हमने की थी इसके अलावा, डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A, ये था हमारे पास। ये दोनों जब इक्वल हो जाएंगे से बोथ आर इक्वल टू I, तो हम कह देते हैं दिस इज इक्वल टू 2I। ये कब है? जब डेविएशन मिनिमम है। सो वी मस्ट राइट डेल्टा एम हियर, तो उस केस में हो जाएगा सो डेल्टा एम दैट विल बी इक्वल टू 2I माइनस A। अब यहां से I की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम, दैट इज 2I दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा एम प्लस A, देन I इज इक्वल टू डेल्टा एम प्लस A by 2। So this is the value of I. Now Snell's law, वो क्या कहता है? That is mu is equal to sin I by sin R। Now this delta that is equal to I की वैल्यू है हमारे पास A by 2, और ना सॉरी I की वैल्यू हमारे पास डेल्टा M प्लस A by 2, और R की वैल्यू है A by 2, उस टर्म में यूज कर लेंगे। दिस इज साइन I की जगह पे हो जाएगा हमारे पास डेल्टा M प्लस A डिवाइडेड बाई 2, एंड यहाँ पे दैट इज साइन A बाई 2। दिस इज द प्रिज्म फॉर्मूला। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द प्रिज्म फॉर्मूला। तो यहां से क्योंकि ये किसके बीच में एंगल है, डेल्टा एम ए और उन सब के टर्म में, और दूसरा किसके टर्म में आ रहा है यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड